हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप इट्स हेल्प। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में आज हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने मोशन का एक फुल वीडियो बनाया था, 1 आवर 20 मिनट का वीडियो था शायद। उसमें मैंने बताया था मोशन के टाइप्स, वेरिएबल ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन। जितने भी इक्वेशन बनते हैं मोशन के वो भी मैंने डिस्कस कर दिया था। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप मोशन चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हो अपने एग्जाम के लिए, तो आप वो वीडियो देख के आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं छोड़ा है मैंने। जैसा इजी लेवल से मॉडरेट लेवल से हार्ड लेवल तक मैंने उसमें सब चीज बताया है। उतना ही आपका सिलेबस है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। अगर जैसा सिलेबस होगा उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा अधिक ही बता दिया हूं, ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन के गति के नियम के बारे में हम लोग आज ब्रीफ में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूटन का जो प्रथम नियम था ना, वो बेसिकली किसी के आइडिया को चुरा के न्यूटन ने 1687 ईस्वी में एक बुक निकाला था जिसका नाम था प्रिंसिपिया, है ना। 1687 ईस्वी में बुक था, उसका नाम था प्रिंसिपिया। बेसिकली उस बुक का पूरा नाम था नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, है ना। उस बुक का पूरा नाम था। तो ये बुक निकाला था 1687 में। बात करूंगा, सबसे पहले गैलीलियो की बात करते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा कि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। ठीक है, इसकी एक महानतम खोज क्या थी? दूरबीन की खोज की थी। और ये रहने वाला बेसिकली इटली का था। तो हुआ क्या कि गैलीलियो एक बार हॉलैंड के एक व्यक्ति से उसको जानकारी मिला कि उसने एक दूरबीन बनाया है, दूर की वस्तु को आसानी से देखा जा सकता है। तो इसने क्या किया कि उसको थोड़ा बहुत मेथड मिला होगा, पता चला होगा कि कैसे बनाया जाता है, लेंसेज लगाए जाते हैं, क्या किए जाते हैं। तो इसने क्या किया ना कि फटाक से कॉपी करके उसका और एक शक्तिशाली दूरबीन बना दिया, कि बहुत दूर का देखने वाला बना दिया। तो हम लोग देखेंगे कि एक क्लैडियस टॉल्मी नाम के साइंटिस्ट थे और कोपरनिकस थे, जिन्होंने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत और भू केंद्रीय सिद्धांत जिन दोनों ने दिया था। तो एक कल्पना के तौर पे ये सब सिद्धांत दिया था। पहले लोगों को पता ये नहीं था कि जो हमारे ग्रह हैं वो सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं कि सूर्य हमारे पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है। ये सब क्लियर नहीं था। जैसे ही गैलीलियो आया, दूरबीन का आविष्कार हुआ लगभग 1609 ईस्वी में। इसने क्या किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था। और इसकी अगर हम जन्म की बात करें तो 1564 ईस्वी में इटली में हुई थी। और ये लगभग 1772, है ना, 1642 ईस्वी तक ये जन्मा था, मर गया था। 1642 ईस्वी तक था। ठीक है, तो इतने सालों तक रहा और इसने दूरबीन की खोज की। और बहुत सारी चीजों में गैलीलियो को हम लोग पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो पॉइंट है तो उसको देखते हैं, है ना। तो मेरा जो पॉइंट था कि गैलीलियो ने शक्तिशाली दूरबीन बनाया और अपनी आंखों से देखा कि जो जितने सारे ग्रह हैं ना हमारे, वो क्या कर रहे हैं? सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। तब जाके क्लियर हुआ कि गैलीलियो ने क्लियर किया कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, यानी कि सूर्य केंद्र है और उसके चारों तरफ क्या हो रहा है? सारे ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, हमारे ग्रह की अगर बात करें तो, हमारे गैलेक्सी की बात करें तो फिर ठीक, न्यूटन ने जब गति का पहला नियम दिया, उससे पहले गैलीलियो उस नियम को दे चुका था। कैसे दे चुका था उसको देखते हैं हम लोग। तो गैलीलियो ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से यहां देखिएगा, है ना। जो न्यूटन ने प्रथम नियम दिया, उससे पहले गैलीलियो ने प्रथम नियम दे चुका था। देखिए कैसे दे चुका था। इसको सब लोग नहीं बता पाते हैं, ना ही किसी यूट्यूब वीडियो में है। आप देख लेना कोई भी वीडियो, देखिए, समझिएगा इसको। मान लीजिए ये एक प्लेन सतह है। कैसा सतह है? एक प्लेन सतह है। ठीक है, ये प्लेन सतह है और यहां पे एक बॉल है। क्या है? एक बॉल है। प्लेन सतह है, एक बॉल है। और इसकी जो हाइट है ना, यहां से अगर हम देखेंगे हाइट, ठीक, तो ये हाइट h है। ठीक,
जैसे ही हम इस बॉल को फ्रीली छोड़ेंगे, मान लीजिए कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है ना, यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, बात समझिएगा, कोई फ्रिक्शन नहीं है। जैसे हमने इस बॉल को छोड़ा तो ये बॉल क्या करेगी ना, यहां तो नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, और इसमें इतनी एनर्जी होगी ना कि ये जिस ऊंचाई पे है उसी ऊंचाई पे आके ये बॉल रुकेगी। ये बात आप समझ लो। आप एक्सपेरिमेंट करके देखना घर पे, कोई चिकनी सतह को लेना और बॉल को गिराना, तो बॉल के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ही होगी ना भाई, पोटेंशियल एनर्जी होगी कि ये बॉल इतनी ऊंचाई तक जाएगा, मतलब सेम हाइट तक जाएगा। तो देखा कि यहां से यहां ऊंचाई इसकी है वो क्या है, सेम है, एच डैश, मतलब h इज इक्वल टू एच डैश, दोनों सेम आ रही है। ठीक है, उसने क्या किया कि थोड़ा सा सतह को क्या किया, कि थोड़ा सा सतह को क्या किया, टेढ़ा कर दिया, है ना, टेढ़ा कर दिया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा और एंगल क्या किया, गिरा दिया। तो जब एंगल गिराया तो देखा कि एंगल बढ़ाया बेसिकली, तो देखा कि फिर बॉल गिराया तो बॉल क्या हुई कि इस बार भी वही डिस्टेंस प्राप्त की, डिस्टेंस वही प्राप्त की, लेकिन जो ऊंचाई वही प्राप्त की, है ना, एच डैश वाली भी ऊंचाई प्राप्त हुई, लेकिन जो डिस्टेंस के मामले में ये जो डिस्टेंस था, यहां डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस में क्या हुआ, बढ़ गया, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ऐसे लिख देते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ रही है? फिर तो समझिए, एक बॉल था, बॉल को जब उसने गिराया तो बॉल क्या हुआ, सेम हाइट पे पहुंच गया, लेकिन जब उसने एंगल थोड़ा सा ज्यादा किया, फिर बॉल को छोड़ा तो बॉल क्या सेम हाइट पे पहुंचा, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा तय किया। समझ में आ रही है बात? आ जाएगी समझ में, इसको एक बार अच्छे से समझिएगा। फिर उसने क्या किया कि फिर एक एंगल चेंज किया, तो एंगल चेंज किया तो इस बार भी देखा कि बॉल तो सेम हाइट पे गई, लेकिन डिस्टेंस बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो फिर उसने बोला कि अगर ये प्लेन सरफेस होगा और हम इस बॉल को छोड़ेंगे ना, तो ये बॉल चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, तो रुकेगा ही नहीं। मतलब अगर इस बॉल को मोशन में कर देंगे तो ये बॉल चलते जाएगा जब तक कि वो ये वाला हाइट अचीव ना कर ले। समझ रहे हैं? अगर ये वाला ऊंचाई अचीव कर लेगा ये बॉल, तभी ये बॉल रुकेगा, अदरवाइज ये रुकेगा ही नहीं। तो बेसिकली जो न्यूटन ने जो फर्स्ट लॉ दिया था उसमें बोला था कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहेगी, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम वस्तु को छेड़छाड़ ना करेंगे ना, तो वो अपनी पोजीशन बनाए रखेगी। मतलब वो अगर विराम में होगी तो वो विराम में ही रहना चाहेगी, अगर वो मोशन में होगी तो वो मोशन में होगी। होप आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं है समझने का। एक बॉल लेते हैं, बॉल को एक डिफरेंट एंगल पे हम लोग क्या करते हैं, यहां से छोड़ते हैं, तो देख रहे हैं कि बॉल सेम हाइट अचीव कर रही है। लेकिन अगर हम प्लेन सरफेस बना देते हैं 180 डिग्री का, तो वहां पे हम देखते हैं कि बॉल क्या हो रही है, सीधे चलती जा रही है, रुकी नहीं रही है। क्यों? क्योंकि बॉल के पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी है कि वो इस हाइट को अचीव कर ले। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो ये गैलीलियो ने बताया था और इसी को न्यूटन ने क्या किया कि अपने बुक प्रिंसिपिया में क्या किए, छाप दिए। क्लियर है? चलिए चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, तो जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम था वो क्या था, न्यूटन ने क्या दिया था, बोला था कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल रिमेन्स इन रेस्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल रिमेन्स इन मोशन until unless an external force apply on it to change its state rest to motion। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी, और जब वह गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। इसको हम लोग बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले इसको एक बार लिख लीजिए आप लोग कि इफ ऑब्जेक्ट is in rest it will remains in rest, if object is in motion it will remains in motion until unless an external force apply on it to change its state rest to motion। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु, देख लीजिए एक बार अच्छे से,
और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहने का जो मतलब है हमारा, जो हमारा तात्पर्य है कहने का, कि अगर कोई वस्तु मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। अभी बात करूंगा मैं कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या क्या बोलते हैं। कहने का मतलब है कि समझिए ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको चुपचाप ऐसे यहां छोड़ दिया, ठीक है, समझिएगा, ऐसे छोड़ दिया, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, ना ही हिलेगा ना ही डुलेगा, जब तक कि मैं इसको हिलाऊंगा नहीं डुलाऊंगा नहीं तब तक ये हिलेगा नहीं। इसी को हम लोग बोलते हैं जड़त्व, और यही है न्यूटन का पहला नियम। अगर ये वस्तु मोशन में है और फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, तो ये चलता ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आप ना लगाओ इस वस्तु पे। चलिए इसको समझते हैं पहले हम अच्छे तरीके से, फिर बात करते हैं आगे। हाँ जी, तो हम लोग पहले न्यूटन फर्स्ट जो लॉ है न्यूटन का, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि, पहले यहां लिख लेता हूं कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम, इसको अच्छे से समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। डिफिनेशन तो हो गया, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। पहला तो गैलीलियो लॉ भी बोला जाता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, गैलीलियो का नियम। दूसरा जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना, जड़त्व का नियम बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। और ये सब नियम कब दिया था न्यूटन ने, तो न्यूटन ने 1687 ईस्वी में किसमें दिया था, एक प्रिंसिपिया नामक बुक थी, प्रिंसिपिया नामक बुक थी, उसी में क्या किया था कि इन सारे नियम को भी न्यूटन ने बताया था। तो चलिए भाई, गैलीलियो के नियम और लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, इसको हम लोग अच्छे से थ्रू द एग्जांपल समझते हैं। थ्रू द एग्जांपल अगर हम समझना चाहें तो इसको कैसे हम समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने, ठीक है। मैंने तो बताया कि मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया मैंने इसको। तो अब ये क्या हो रहा है, ये फेविकोल का डब्बा है, अगर मैं इसको हिलाऊं डुलाऊं ना, तो ये अपनी जड़ अवस्था में रहेगा, है ना, कि ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। मतलब जब तक मैं इस पे बाहरी बल लगाऊंगा तब तो ये हिल डुल रहा है, लेकिन अगर मैं इसको छोड़ दे रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, रेस्ट में रह रहा है। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अगर आप मान लो कि ये बस है, ठीक है, ये बस है, ठीक, ठीक, ये बस है, यहां पे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, यहां पे ड्राइवर है, गाड़ी क्या कर रहा है, चला रहा है, ठीक है, यहां पे लोग क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब जैसे ही ड्राइवर क्या करेगा कि ये गाड़ी रेस्ट में है, पहले तो ये बात हम लोग समझते हैं, ये रेस्ट विरामावस्था में है, ठीक है। अब जैसे ही गाड़ी एक्सीलरेटर पे पैर दबाएगा और गाड़ी को मूव करेगा आगे की तरफ किसी भी वेलोसिटी से, जब एक्सेलरेट करेगा गाड़ी को, एक्सेलरेट करेगा गाड़ी को, तो होगा क्या कि जो हमारी बॉडी की अवस्था होगी ना, बस के साथ कैसे होगी, रेस्ट पोजीशन में होगी। हमारी बॉडी की जो अवस्था होगी वो बस के साथ कैसे होगी, रेस्ट पोजीशन में होगी। और जैसे ही एक्सेलरेटर पे पैर दबाया, ड्राइवर ने एक्सेलरेटर पे पैर दबाया, वैसे ही क्या होगा, अचानक से बस चल पड़ेगी। तो जो हमारा बॉडी का पोजिशनिंग होगा ना, वो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहे, है ना, समझ रहे हो बात। तो हमारी बॉडी का जो पोजिशनिंग होगा वो चाहेगा कि हम रेस्ट में ही रहे। तो होता क्या है कि जैसे ही बस आगे बढ़ी तो हमारी बॉडी तो पीछे थी, तो बस तो आगे बढ़ी, लेकिन हमारी बॉडी कहां चली जाती है, पीछे की ओर चली जाती है, क्योंकि वो अपनी रेस्ट पोजीशन बनाए रखनी चाहती है, वो अपनी विरामावस्था बनाए रखनी चाहती है। तो ये सब यात्री किसके तरफ जाएंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। और भी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूं। तो ये भी एक एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है कि जैसे ही आप गाड़ियों में बैठते हो, आपने महसूस किया होगा, क्योंकि जैसे एक गाड़ी चलना स्टार्ट करती है, आप बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हो, गिर जाते हो, है ना। फिर अगर और हम बात करें कि
जैसे आपने आपके घर में कंबल होंगे, है ना, ये भी एक एग्जांपल है जड़त्व का। तो जड़त्व बेसिकली आपको अगर समझना है तो जड़त्व क्या है कि जड़ अवस्था है ना, उसको आसान लैंग्वेज में समझिए। जड़ अवस्था कहने का मतलब है कि कोई चीज एक जगह पे अगर जड़ी हुई है ना, खड़ी है, तो वो अपना स्थिति बनाए ही रखेगी। ये प्रकृति का नियम है कि जब तक कोई भी बदलाव, भाई आप ही देख लो, आप ही सोच लो, आप अगर बचपन में कैसे पागलों की तरह सब लोग घूमते फिरते हैं, तो आपको अगर छोड़ दिया जाए वैसे ही, तो आप पागलों की तरह बिहेवियर करेंगे और वैसे ही बन जाएंगे। तो आप पे आपके गार्जियन क्या करते हैं, दबाव डालते हैं, तब आप क्या होते हो, चेंज होते हो। अदरवाइज दुनिया की कोई वस्तु, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो अपनी अवस्था को चेंज नहीं करना चाहती हैं। जब तक हम उस पर बाहरी बल लगाएंगे तभी वो अवस्था चेंज करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और मैं और भी एग्जांपल आपको बताता हूं, चलिए देखिए, ये एग्जांपल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ठीक है, कंबल से धूल का गिरना। अब क्या लो कि मान लो कि ये हमारा कंबल है, ठीक है, ये हमारा कंबल है और ये डंडा है। अगर मैं इसको मारूं तो ये क्या होगा, देखो ये क्या हो रहा है, ये इसकी पोजीशन क्या हो रही है कि मैंने इस पे बल लगाया, ये इधर चला गया, बात समझ में आ रही है, इस पे बल लगाया, ये इधर चला गया। लेकिन जो धूल कण है ना इसमें, वो क्या होते हैं कि वो स्थिर होते हैं, तो वो अपनी स्थिर अवस्था ही बनाए रखेंगे। तो जैसे टॉवल को मारा तो टॉवल क्या हुआ, इधर गया, लेकिन धूल कण क्या थे, वहीं के वहीं है, तो धूल कण क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है, कंबल से धूल का गिरना, है ना। अगर आप डंडे से पीटते हो कंबल को, तो उससे धूल जो गिरता है, वो भी एग्जांपल किसका, जड़त्व का। आप बात समझिए, आप जैसे ही मारा, ये कंबल तो मोशन में हो गया, लेकिन जो धूल कण थे वो उसी अवस्था में अपना जड़त्व अवस्था बनाए रखेंगे और वो गिर जाएंगे। मतलब ये आगे चला जाएगा और जो धूल कण होंगे वो वहां से क्या होंगे, गिर जाएंगे। क्लियर है। दूसरा और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, और भी एग्जांपल देखिए, चलिए और भी एग्जांपल देखिए। पेड़ से आम का गिरना, ये भी किसका एग्जांपल है, पेड़ से आम का गिरना, ये भी जड़ लॉ ऑफ इनर्शिया का है। मान लीजिए ये मान लीजिए डाली है, ठीक है, यहां पे आम लगे हुए हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़े हैं, आम लगे हुए हैं। तो आम लगे हुए हैं, जैसे ही मैंने इस डाली को यहां से हिलाया, तो ये क्या होगा कि डाली ऊपर नीचे जाएगा। मतलब ये वाला पोर्शन तो क्या होगा, इसमें मैंने फोर्स लगा दिया, लेकिन ये वाला जो क्या होगा, अपनी स्थिति, ये तो रेस्ट में था, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो डाली आगे पीछे जाएगी, तो यहां पे जोर पड़ेगा, तो यहां से ये टूट के गिर जाते हैं। समझ में आ रही है बात, क्लियर होगा। वैसे ही पेड़ से पत्तों का गिरना, ये किसका एग्जाम्पल है, जड़त्व का एग्जाम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप डेली लाइफ में देख सकते हो अपने, कि जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो दर्शाता है। तो बेसिकली एक बार और मैं बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया आपको, अगर आपको समझ में आना होगा तो आ गया होगा। देखिए, अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी। अगर कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहेगी जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल कार्य ना करें, है ना। तो जैसे ही अगर कोई भी वस्तु होती है ना, दुनिया की सारी वस्तु होती है, वो अपनी अवस्था कभी नहीं चेंज करना चाहती है। ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, उस पर बल लगा के उसकी अवस्था को चेंज करते हैं। चलिए अब देर ना करते हुए न्यूटन के गति का दूसरा नियम हम लोग अच्छे समझते हैं। एक चीज और मैं इसमें समझाना चाहूंगा, इसको मिटा देता हूं फिर बताता हूं। हाँ जी, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि इनर्शिया किसमें ज्यादा होती है, इनर्शिया किसमें कम होती है। ये भी क्वेश्चन आता है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करती है। तो बेसिकली इनर्शिया डिपेंड करती है मास पे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है ना। मास जिसको बोलते हैं द्रव्यमान। तो द्रव्यमान बेसिकली क्या है, बेसिकली द्रव्यमान क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट इज रिप्रेजेंट by the number of molecules, ठीक है।
कहने का मतलब है कि अगर ये बॉक्स है, इसमें नंबर ऑफ जितने मॉलिक्यूल्स है, जितने एटम्स हैं, यही तो है इसका मास, है ना। तो मास ऑलवेज एक ऐसी चीज है कि जो लोकेशन टू लोकेशन वेरी नहीं करती है ना। लेकिन वेट की अगर हम बात करें तो वेट क्या होता है, लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। अगर वेट WEIGST वेट की बात करें तो mg होता है ना। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो ये क्या करता है कि मून पे अलग है और अर्थ पे अलग है। लेकिन मास की अगर हम बात करें, द्रव्यमान की, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है ना, वो क्या कहलाते हैं, मास कहलाते हैं। तो ये सब जितने होंगे यही मास होंगे, है ना। उस वस्तु का मास इतना ही होगा। और मास का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, kg। मैं यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर भी आपको पढ़ाऊंगा, जल्दी से इसका वीडियो बनाऊंगा मैं, ताकि फर्स्ट चैप्टर मुझे बना देना चाहिए था बट नहीं बना पाया। सो मैं बना के दूंगा आपको। तो समझिए, पहले हम इस चीज को समझते हैं कि जड़त्व किस पे निर्भर करता है ना। जड़त्व ज्यादा होगा कब, कब होगा ज्यादा, कब होगा कम। तो हम देख रहे हैं कि मान लीजिए एक बड़ा सा, समझिए इसको ऐसे, मान लीजिए एक बड़ा सा चट्टान है, ठीक है। एक बड़ा सा चट्टान है, बड़ा चट्टान, और एक छोटा सा चट्टान है। एक बड़ा चट्टान है और एक छोटा चट्टान है, और ये सरफेस पे है। आपको किस पे मेहनत लगेगी, आपको ये बताइए कि अवस्था इन दोनों की चेंज करने में, इन दोनों की अवस्था अगर हम चेंज करें, मतलब ये विरामावस्था में है और मैं इसको मोशन में लाना चाहता हूं, इसको, ये भी विरामावस्था में है और इसको मैं मोशन में लाना चाहता हूं, तो किसमें आपको कठिनाई ज्यादा होगी, बड़े वाले चट्टान को हिलाने में कि छोटे वाले चट्टान को हिलाने में। तो आप बोलोगे कि छोटे वाले चट्टान को हम लोग आसानी से मोशन में ला सकते हैं भाई, और इसको लाने में बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली है। तो कहने का मतलब है कि जिसका जितना मास होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। कहने का मतलब है कि ये इसकी जड़ता होगी ना, जड़त्व होगा, जिसको बोलते हैं जड़ता, मतलब कि ये जड़ी रहेगी अपने ही, मतलब अपने जो जिसका स्थान है, जिस स्थान पे ये रहेगी ना, वो इसका जड़त्व तो ज्यादा होगा, ये जड़ी रहेगी, जल्दी से नहीं हिलेगी, इस पे बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसके लिए फोर्स, ह्यूज फोर्स चाहिए, है ना, ह्यूज फोर्स चाहिए। और इसके लिए लो फोर्स चाहिए, मतलब कम फोर्स चाहिए। कम फोर्स पे ये हिल जाएगी वस्तु, और इसके लिए ज्यादा फोर्स चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जड़त्व तो निर्भर करता है किस पे, मास पे। अगर मास ज्यादा होगा तो जड़त्व भी ज्यादा होगा, अगर मास कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा। तो इस बात को पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो अगर हम बात करेंगे कि जड़त्व कब ज्यादा होगा, पहला पॉइंट, जब वस्तु का मास, द्रव्यमान ज्यादा हो। और जड़त्व तो कम कब होगा, जब वस्तु का मास कम होगा। तो यहां से जो बात निकल के आई कि जो जड़त्व तो होता है ना, वो किस पे डिपेंडेंट होता है, इनर्शिया इज डिपेंडेंट ऑन, इनर्शिया निर्भर करती है, जड़त्व तो निर्भर करता है किस पे, द्रव्यमान पे। ये बात आप समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। और एक चीज और, कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ, जो न्यूटन का पहला नियम है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसमें वो क्या बताता है, एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। जैसे अगर आप देख रहे हो ना कि जैसे आप पीछे से बस अगर चली जाती है, आगे की तरफ मूव करती है, तो आपकी टेंडेंसी क्या होती है, पीछे की तरफ। अगर वही चलती हुई बस को अगर अचानक ब्रेक लगा दिया जाए तो आपकी टेंडेंसी कैसे होती है, आगे की तरफ। यानी कि पुश और पुल से पता चल रहा है ना, तो पुश और पुल ही क्या है, फोर्स है। तो एक नोट्स और लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, वो लिख लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमें बल की
परिभाषा प्राप्त होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम इतने बातों के बारे में जाने हैं जो कि इससे रिलेटेड है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक जड़त्व है। जो वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक इस पे कोई भारी बल कारक ना हो। कितना आसानी से मैं बोल पा रहा हूं, वैसे ही आप समझ लोगे, बहुत ही इजी चीज है। तो आप एक बार अच्छे से समझना चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है।